हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हमने ऑब्स्टेट्रिक का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट किया था और उसमें हमने डिस्कस किया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉर्मल क्राइटेरिया क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या क्या परिवर्तन महिला की बॉडी में देखा जाता है, नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फेजेस कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी फेज होती हैं। इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया था और पहला मैंने तुम्हें डिस्कस करके बताया था कि पहली दो फेज ओवेरी में चलती हैं जिनका नाम फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज हमने कहा था। दोनों को हमने समाप्त कर दिया था, पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। आज हमारी क्लास जो होगी, जो कि ओबीजी की 7वीं नंबर की क्लास है, 7th क्लास यह है और इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं उसी का नेक्स्ट पोर्शन जिसमें हम ओवेरी के बाद जो यूट्रस में 3 फेज चलती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की टोटल 5 फेज होती हैं, 2 चलती हैं ओवेरी में और 3 चलती हैं यूट्रस में। उस यूट्रस की फेजेस का अध्ययन हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो नाउ कम एंड एंजॉय योर क्लास। क्लास का हेडिंग मैंने तुम्हारे सामने लिख रखा है, यूट्राइन फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमसी का मतलब बेटा जी क्या है, यह मेंस्ट्रुअल साइकिल है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के यूट्राइन के अंदर, इन यूट्रस के अंदर कौन कौन सी फेज चल रही होती हैं, उन सब का विवरण हम इस क्लास में देने वाले हैं। क्लियर? तो चलिएगा इसी के साथ हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी फेज चलती हैं। तो बेटा जी इसकी पहली फेज जो होती है, फर्स्ट फेज जो चलती है, उस फेज का नाम होता है दैट इज नोन एज ब्लडिंग फेज। क्या नाम होता है बेटा जी? ब्लडिंग फेज। यूट्रस में जो पहली फेज होती है उसका नाम ब्लडिंग फेज होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल ब्लडिंग के नाम से जानते हैं। यह पहली फेज होती है जिसे हम ब्लडिंग फेज बोलते हैं। इसी ब्लडिंग फेज के और भी नाम होते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है केटामेनिया। इसी को ही कैटामेनिया के नाम से जाना जाता है। कैटामेनिया का मतलब भी मेंस्ट्रुअल की ब्लडिंग फेज के बारे में ही विवरण दिया गया है। क्लियर? इसके अलावा इसी का दूसरा नाम होता है कैटामेनिया के अलावा पीरियड्स। इसे ही पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। इसे हम पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। कैटामेनिया इसे कहा जाता है और पीरियड्स इसे कहा जाता है। क्लियर? ब्लडिंग फेज को। इस फेज का समय अवधि, ड्यूरेशन कितनी होती तो मैं बोलूँगा इसकी समय अवधि 1 दिन से लेकर 5 दिन की होती है। मतलब 1 से 5 दिन के दौरान एक मंथ में, यानी कि एक ड्यूरेशन में, एक साइकिल में पहले 5 दिन जो होती है वह ब्लडिंग फेज होती है, जिसे कैटामेनिया या पीरियड्स के नाम से हम जान रहे हैं। क्लियर? अब इस फेज के बारे में देखिएगा हो क्या रहा है इस फेज के दौरान। इस फेज का मेन कॉज, मुख्य कारण, ये क्यों हो रही है, इस फेज का मेन कारण होता है, वह होता है डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। कौन सा लेवल? एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाना। यह मुख्य कारण होता है पीरियड्स या मेंसेस का। एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाना ही पीरियड्स या मेंसेस लेकर आता है। क्यों कम हुआ है एस्ट्रोजन, इसे भी देखिएगा। इसके कम होने का कारण होता है कि जब ये समय है, इससे ठीक पहले जो ल्यूटियल फेज होती है, उस ल्यूटियल फेज के दौरान हमने नॉर्मल पढ़ा है कि जब ल्यूटियल फेज आती है, उस ल्यूटियल फेज के अंदर कार्पस ल्यूटियम बनती है, वह प्रोजेस्टेरोन निकालती है। उसके बाद अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो वह डिसअपियर हो जाती है और डिसअपियर होते ही मैं बोलूँगा कि इस समय उसके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर? तो उसका कारण है डिसअपियरेंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम, डिसअपियरेंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम, डिसअपियरेंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम। कौन सी फेज में? इन ल्यूटियल फेज, इन ल्यूटियल फेज ऑफ ओवेरी। इससे ठीक पहले ओवेरी में जो फेज चल रही होती है उसका नाम ल्यूटियल फेज होता है। उधर की साइड में जब कार्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो जाती है तो एस्ट्रोजन भी बॉडी में कम हो जाता है। जब एस्ट्रोजन कम होगा तो हमें पीरियड्स या कैटामेनिया देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो कारण मैंने बताया क्यों होगा, तो मैंने बोला है कारण में याद रखिएगा एस्ट्रोजन कम होना इसका मेन कारण होता है। इसके अलावा
इसकी जो ब्लडिंग होती है वो कहाँ से होती है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, याद रखिएगा इसका ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से मेंसेस ब्लडिंग होती है, तो मैं बोलूँगा यह यूट्राइन ब्लडिंग होती है। याद रखिएगा ब्लडिंग कहाँ से हो रही है, यूट्राइन ब्लडिंग यह होती है, यानी कि यूट्रस से तुम्हें ब्लडिंग देखने को मिलेगी, यह यूट्राइन ब्लडिंग होती है। कौन सी ब्लडिंग है, यूट्राइन ब्लडिंग। यानी कि जो ब्लडिंग होगी वो कहाँ से होती है, ओरिजिन क्या है इसका, तुम बोलोगे सर यूट्रस से हो रही है। और यूट्रस में कौन सी लेयर झड़ती है, कौन सी लेयर का सैड आउट होता है, तो मैं बोलूँगा इसमें कि जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम है, कौन सी लेयर है, फंक्शनल एंडोमेट्रियम। फंक्शनल एंडोमेट्रियम आपको मैंने नॉर्मल, जब मैं आपको आप पढ़ा रहा था मैंने स्टार्टिंग में, तो मैंने बोला है तुम्हें यूट्रस की लेयरों के बारे में, और उसमें मैंने बोला एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर होती है, यह इनर लेयर होती है। और इस इनर लेयर में सबसे अंदर वाली जो लेयर है बेटा जी तुम्हारी, सबसे इनर लेयर जो है, इस इनर लेयर के अंदर, इस सबसे अंदर वाली लेयर में, जिसका नाम हम क्या दे रहे हैं, यह इनर लेयर है, और इसका नाम हम क्या दे रहे हैं, एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम में की जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम है वह सैड आउट होती है। फंक्शनल एंडोमेट्रियम क्या होती है, सैडड। सैडड का मतलब होता है झड़ना, इसका मतलब उसका गिरना, वह सैडड होके बाहर निकलती है। मतलब यूट्रस जो तुम्हारा है, इस यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, यह सबसे अंदर वाली लेयर एस्ट्रोजन की कमी की वजह से यह झड़ जाती है, यह नष्ट हो जाती है, यह पतली होने लग जाती है, ये ऐसे झड़ने लगेगी, और इस झड़ती हुई यहाँ से ये बाहर निकलती है, और उसे हम क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मतलब यह ब्लड यूट्रस की लेयरों से बाहर निकला है, यूट्रस की लेयर झड़कर बाहर निकल रही है। क्लियर। नॉर्मल इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी होती है, याद रखिएगा नॉर्मल इसकी थिकनेस है, मोटाई, नॉर्मल इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई जो होती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एंडोमेट्रियम की। नॉर्मल थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम की नॉर्मल थिकनेस होती है बेटा जी, वह लगभग 5 से 6 mm की होती है। 5 से 6 mm मोटा यह होता है। लेकिन जब आपका यह फेज हो रही होती है, याद रखिएगा ब्लडिंग फेज जब होती है, इस ब्लडिंग फेज के दौरान इसकी जो थिकनेस है वह कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, सैड हो जाती है, और लगभग कितने mm की रह जाती है, 1 mm। यानी लगभग 4 से 5 mm तक की लेयर झड़कर बाहर निकल जाती है, टूटकर बाहर निकल जाती है। केवल 1 mm तक की लेयर ही इसमें बच पाती है। मतलब ब्लडिंग फेज के दौरान यूट्रस की दीवारें पतली हो जाती हैं, जो मोटाई होती है वह कम हो जाती है और झड़कर बाहर निकल जाती है ब्लड के रूप में। क्लियर, जिसे हम पीरियड्स या मेंसेस या कैटामेनिया कह रहे हैं। क्लियर है बेटा। इसके अलावा इसका एक्शन मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, इस प्रक्रिया का कारण क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कैसे ये हो रही है, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से तुम्हें सुनना है। सबसे पहले मैंने एक बात बोली, इसका मुख्य कारण होता है डिक्रीज एस्ट्रोजन, यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन का कम हो जाना इसका मुख्य कारण होता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है तो बॉडी में क्या होगा, महिला की बॉडी में नॉर्मल एस्ट्रोजन हार्मोन वेजोडाइलेशन करता है, ब्लड वेसल्स को फैलाता है। लेकिन जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो गया है, यानी कि क्या हो जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स सक्रिय हो जाएंगी। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा किसमें, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इन यूट्राइन आर्टरी। कौन सी आर्टरी की मैं बात कर रहा हूं, यूट्राइन आर्टरी, या इसी का नाम स्पाइरल आर्टरी भी होता है, स्पाइरल आर्टरी। इस आर्टरी के अंदर जो यूट्रस को सप्लाई करती है, इस आर्टरी के अंदर क्या हो गया, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन सक्रिय हो गई है। यह जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो यहाँ से जो ब्लड मिल रहा है यूट्रस को, वह सप्लाई भी कम हो जाएगी। मैं बोलूँगा डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन यूट्रस,
डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन यूट्रस, डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन यूट्रस, यूट्रस को मिलने वाला रक्त भी कम हो जाएगा क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है। जब रक्त सप्लाई कम होगी बेटा तो हम उस पार्ट को बोलेंगे कि इस्चीमिया हो गया है। क्या हो गया है? इस्चीमिया। रक्त सप्लाई कम हो जाना क्या कहलाता है? इस्चीमिया हो गया है। जब इस्चीमिया हो जाता है तो उस पर्टिकुलर टिश्यू में कंडीशन डेवलप हो जाएगी, उसका नाम होगा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑक्सीजन इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का अनुपात कम हो जाना हाइपोक्सिया कहलाता है। जब हाइपोक्सिया हो गया है उस अवस्था में क्या होगा? तो मैं बोलूँगा इस अवस्था में सेल डेथ हो जा स्टार्ट हो जाएगी, यानी सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, सेल मरने लग जाएंगी, क्योंकि हर सेल को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और साथ में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है और दोनों ब्लड से ही मिल पाते हैं। अगर ब्लड नहीं है, कम मात्रा में आ रहा है इसका मतलब मैं बोलूँगा अगर कम मात्रा में ब्लड आ रहा है इसका मतलब हम बोलेंगे कि सेल डेथ होना स्टार्ट हो गया, सेल मरने लगी है, उन्हें भोजन नहीं मिल रहा, इसका मतलब उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जब सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, सेल डेथ के तुरंत बाद में याद रखिएगा क्या होगा? तो सेल डेथ के बाद में वहाँ नेक्रोसिस डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस। और कहाँ हो रहा है? इन एंडोमीट्रियल लेयर। कौन सी लेयर में? एंडोमीट्रियल लेयर, जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसके अंदर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। जब नेक्रोसिस होगा, सेल डेथ होगी, तो यह सैडेड होना स्टार्ट कर देगा, ये झड़ने स्टार्ट कर देगी, टूटना स्टार्ट कर देंगी। तो सैडिस्ट ऑफ एंडोमीट्रियम, जो एंडोमीट्रियम है उसका सैडिशन चालू हो जाता है। एंडोमीट्रियल लेयर, एंडोमीट्रियल लेयर है वो झड़ना चालू कर देती है, सैडेड होना स्टार्ट कर देती है। और जब सैड होगी, जब वहाँ से सेल बाहर निकलेंगी तो ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगी, और ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? ओपन, ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगी। और जब ब्लड वेसल्स ओपन होंगी तो वहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ अक्यूमुलेट होने लगेगा? तो मैं बोलूँगा ब्लड एंड सैडेड एंडोमीट्रियम, जो झड़ी हुई एंडोमीट्रियम है, सैडेड एंडोमीट्रियम, जो सैडेड एंडोमीट्रियम है वह अक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देती है, जमना स्टार्ट कर देती है, इकट्ठा होना स्टार्ट कर देती है, अक्यूमुलेट इन यूट्राइन कैविटी। यूट्रस एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, थैले के प्रकार का यह होता है। इस थैले में ब्लड भरना स्टार्ट कर देता है। जब यूट्रस में ब्लड भरना स्टार्ट होगा तो वहाँ से नर्व सेंसेशन स्टिमुलेट होगा, यानी कि नर्व सप्लाई स्टिमुलेट होगी। याद रखिएगा, यूट्राइन नर्व सप्लाई स्टिमुलेट होगी, यूट्राइन नर्व सप्लाई स्टिमुलेटेड। उन्हें लगेगा कि कुछ चीज़ भर रही है, यूट्रस में से खाली करो, वह नर्व स्टिमुलेट होंगी। और ये नर्व मैसेज किसको देंगी? इम्पल्स किसको देंगी? तो मैं बोलूँगा सेंड इम्पल्स टू हाइपोथैलेमस, सेंड इम्पल्स टू हाइपोथैलेमस। यह हाइपोथैलेमस के पास में मैसेज पहुंचाएंगी कि महिला का यूट्रस भर चुका है, रक्त भर रहा है उसमें, उसे खाली करने की आवश्यकता है। यह इम्पल्सेस हाइपोथैलेमस के पास में जाएगा और हाइपोथैलेमस मैसेज सेंड करेगा किसके पास में? सेंड द मैसेज टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन सी पिट्यूटरी के बाद में? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में हाइपोथैलेमस मैसेज सेंड करेगा। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, जैसे ही उसके पास में मैसेज आएगा वह एक हार्मोन रिलीज करेगी और उस हार्मोन का नाम होगा ऑक्सीटोसिन। रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन, और यह ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है यह काम करेगा यूट्रस के ऊपर। क्लियर? ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? याद रखिएगा,
ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करेगा द कॉन्ट्रक्शन ऑफ यूट्रस, स्टिमुलेट द कॉन्ट्रक्शन ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस में कॉन्ट्रक्शन प्रारंभ हो जाएगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा और जो ब्लड है वह एक्सपल आउट होने लगेगा और बाहर निकलने लगेगा। ब्लड एक्सपल आउट होने लगेगा, एक्सपल आउट फ्रॉम यूट्रस थ्रू वजाइना। किसके द्वारा बाहर निकलता है? थ्रू वजाइना। याद रखिएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वजाइना के द्वारा होती है और आती कहाँ से है? यूट्रस से। और इसी का नाम हम दे देते हैं, इसी को बेटा मैं बोल रहा हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज होगी? यह पीरियड्स, इसको पीरियड्स या ब्लडिंग तुम कह रहे हो। ये जो ब्लड बाहर निकला है यही मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड होता है। कैसे बाहर निकला है मैंने तुम्हें पूरी प्रोसेस समझा दी है, कैसे यह प्रक्रिया महिला की बॉडी में संपन्न होती है। आप इसको देख सकते हो, पुनः एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से होता है? मैंने बोला यह एस्ट्रोजन का जो लेवल है वह कम हो जाता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ होगा? यूट्राइन आर्टरी और स्पाइरल आर्टरी के अंदर। उसके बाद यूट्रस को होने वाली ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। जब यूट्रस की ब्लड सप्लाई कम होगी तो इस्चीमिया हो जाएगा, और इस्चीमिया होगा तो फिर हाइपोक्सिया डेवलप होगा, ऑक्सीजन की कमी आने लगेगी। हाइपोक्सिया होगा तो सेल डेथ हो जाएगी, सेल डेथ होने से नेक्रोसिस होगा, सेल्स मरने लगेंगी, और जब मरने लगती है तो सेल झड़ने लगती है, सेडेड आउट होती है एंडोमेट्रियम में। फिर सब सेडिंग आउट होगा तो ब्लड वेसल्स खुल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल्स ओपन होगी तो यूट्राइन कैविटी में ब्लड इकट्ठा होने लगेगा, और जब यूट्राइन कैविटी में ब्लड इकट्ठा होने लगेगा तो यूट्रस की नर्व सप्लाई स्टिमुलेट हो जाएगी, और यह नर्व सप्लाई हाइपोथैलेमस के पास मैसेज पहुंचा देगी कि तुम्हें थैले को खाली करना है। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को संदेश देगा कि तू ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकाल दे। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालेगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस पे काम करेगा और उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, और इसी ब्लड का नाम हम मेंस्ट्रुअल ब्लडिंग रख देते हैं। यह पहली फेज होती है जिसे हम बोल रहे हैं ब्लडिंग फेज, केटामेनिया या पीरियड्स। सब कुछ मैंने बताया इसके रिगार्डिंग। कारण एस्ट्रोजन की कमी है, प्रोसेस तुम्हें समझा दिया है। ब्लडिंग कहाँ से हो रही है? यूट्रस से हो रही है। कौन सी लेयर झड़ती है? एंडोमेट्रियम लेयर, अंदर वाली लेयर झड़ती है। नॉर्मल मोटाई कितनी होती है? 5 से 6 mm। इस समय ब्लडिंग फेज के बाद कितनी हो जाएगी? 1 mm रह जाएगी। क्लियर है? समय अवधि लगभग 1 से लेकर 5 दिन का रखा जाता है। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट होती है तुम्हारी दूसरी फेज, और सेकंड फेज का नाम होता है, सेकंड फेज जो इसकी होती है उस फेज का नाम होता है दैट इज नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव शब्द का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। इस शब्द का मतलब होता है प्रोलिफरेशन, का मतलब होता है बढ़ना। किसी चीज का इंक्रीज होना ही कहलाता है प्रोलिफरेशन। इसका मेन कोज क्या है? इसका मेन कारण क्या है? याद रखिएगा, इसका मेन कारण होता है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाना, इंक्रीज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाना इसका मुख्य कारण होता है। और इसकी समय अवधि कितनी होगी? तो इसकी समय अवधि 6 से लेकर 14 दिन की रहती है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 6 से लेकर 14 दिन के दौरान यह फेज हो रही होती है प्रोलिफरेटरी फेज। और इस फेज में कौन जिम्मेदार होता है? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाना। यह भी मैं बताना चाहूँगा कि क्यों बढ़ता है एस्ट्रोजन का लेवल। याद रखिए, जैसे वहाँ लूटियल फेज में कार्पस लूटियम डिसअपियर होने से एस्ट्रोजन घट रहा था, वैसे इस दौरान 6 से 14 दिन के दौरान महिला की बॉडी में एक फेज चल रही होती है। यह फेज कहाँ चल रही होती है? यह यूट्रस में नहीं, ओवेरी में चल रही होती है। याद रखिएगा, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय पर कौन सी फेज है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज प्रेजेंट
इन यूट्रस, इन सॉरी यूट्रस नहीं, ओवेरी। ओवेरी में इस समय कौन सी फेज चल रही होती है? फॉलिकुलर फेज। उस फॉलिकुलर फेज का समय भी यही होता है 6 से लेकर 14 दिन, यह ओवेरी में चल रही है। और यह फॉलिकुलर फेज में जो ग्रोविंग फॉलिकल्स होते हैं, जो बढ़ते हुए फॉलिकल्स है, वो क्या निकाल रहे होते हैं? एस्ट्रोजन। इसलिए महिला की बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल इस दौरान ज़्यादा रहता है। ड्यूरिंग दिस टाइम फॉलिकुलर फेज प्रेजेंट इन ओवेरी एंड ग्रोविंग फॉलिकल्स, बढ़ते हुए फॉलिकल्स, ग्रोविंग फॉलिकल्स रिलीज करती हैं, ग्रोविंग फॉलिकल्स रिलीज द एस्ट्रोजन, रिलीज द एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन को बाहर निकाल रहे होते हैं, इसलिए मैंने बोला है कि इस समय महिला की बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा रहता है। जब एस्ट्रोजन बढ़ता है, इसका कार्य क्या होता है याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। एस्ट्रोजन क्या करेगा इस फेज में? तो यहाँ एस्ट्रोजन जो बढ़ा है, इंक्रीज एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो क्या करेगा? यह कराएगा प्रोलिफरेशन, और उसे हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया इन एंडोमीट्रियल लेयर, एंडोमीट्रियल सेल्स। जो एंडोमीट्रियम की सेल्स हैं उनमें हाइपरप्लेजिया करवाता है। क्या करवाता है? हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज द नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है? हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है बेटा जी इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज द नंबर्स ऑफ सेल। सेल का नंबर बढ़ाता है यह, वह हाइपरप्लेजिया कहलाता है। मतलब नई नई सेल बनना स्टार्ट कर देते हैं। याद रखिएगा जो इससे पहली वाली फेज में जो शेडिंग हुई थी, यह यूट्रस था, और इसकी यूट्रस की जो लेयर, मोटी सारी लेयर थी, वह झड़ गई थी। वहाँ मैंने तुम्हें बताया कि यह जो लेयर है वह क्या हो गई थी। यहाँ ऐसा यूट्रस है नॉर्मली, इसकी एंडोमीट्रियम बहुत मोटी थी अंदर की साइड में, और यह जो अंदर की एंडोमीट्रियम थी यह सैड आउट हो गई थी, झड़ गई थी तुम्हारी ब्लडिंग फेज के दौरान। यह सबसे अंदर वाली लेयर मैं बना रहा हूँ जिसका नाम एंडोमीट्रियम है। एक नॉर्मल यूट्रस ऐसा होता है। और जब मैंने ब्लडिंग फेज की बात की, यह नॉर्मल यूट्रस की मैं बात कर रहा हूँ, यह नॉर्मल अवस्था है, यानी यूट्रस की यह नॉर्मल कंडीशन है। इस कंडीशन में यूट्रस ऐसा होता है। लेकिन जब ब्लडिंग फेज आती है, यानी कि जब ब्लडिंग फेज आएगी, उस समय तुम्हारा यूट्रस पतला हो जाएगा, ऐसा रहेगा। इसका मतलब इसकी लेयर जो होती है वो पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं तुम्हें कि जब लेयर आपकी अब वापस इसे बढ़ना होगा, और जब वापस बढ़ना होता है इसका मतलब यह जो कमी हुई है उसकी पूर्ति दोबारा होगी। और जब इस फेज को मैं देखूंगा, जिस फेज का नाम है प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, तो इस फेज में बेटा जी यूट्रस ऐसा होता है। इसका मतलब इसकी जो दीवारें हैं वह वापस थोड़ी थोड़ी बनना प्रारंभ कर देती हैं। और ये बनने का काम कौन करवा रहा है? तो इसके बनाने का काम पुनः यूट्रस कर रहा है। यूट्रस इसकी झड़ी हुई लेयर को दोबारा मरम्मत करवा रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो कमी हुई थी वह वापस ठीक हो जाए। याद रखिएगा नॉर्मल इसकी थिकनेस कितनी होती है? 5 से 6 mm की होती है। इस समय इसकी थिकनेस कितनी हो गई है? 1 mm की थिकनेस हो गई है। लेकिन जब प्रोलिफरेटिव फेज आती बेटा, तो इसकी वापस थिकनेस कितनी हो जाती है? लगभग 3 से 4 mm की थिकनेस हो जाती है। मतलब इसकी जो मोटाई दिख रही है ये लगभग 3 से 4 mm हो जाती है। इस समय इसकी दीवारें बहुत पतली होती हैं 1 mm, और इस समय सबसे मोटी होती हैं लगभग 5 से 6 mm। क्लियर? ये बेसिक चेंजेस यहाँ होता है प्रोलिफरेटिव फेज में। यानी प्रोलिफरेटिव फेज में बढ़ा हुआ यूट्रस इसके सेल की संख्या बढ़ा रहा है। जब सेल की संख्या बढ़ेगी तो यह इसकी जो थिकनेस है वह भी बढ़ जाएगी। क्लियर? यानी कि इस फेज के दौरान थिकनेस कितनी रहती है? याद रखिएगा इस दौरान जो थिकनेस ऑफ एंडोमीट्रियम होता है, थिकनेस ऑफ एंडोमीट्रियम हो जाता है 3 से 4 mm।
यानी वापस बनना स्टार्ट कर चुकी है तुम्हारी कौन सी, एंडोमेट्रियल सेल्स। यह दूसरी फेज होती है जिसका नाम प्रोलिफेरेटिव फेज मैंने रखा है, जिसके लिए उत्तरदायी फैक्टर क्या होता है, तो मैंने बोला कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल, क्योंकि इस समय महिला की बॉडी की ओवेरी में, महिला की बॉडी की ओवेरी में कौन सी फेज चल रही होती है, फॉलिकुलर फेज। उस फेज के में अंदर जो इमेच्योर फॉलिकल है वो मैच्योर हो रहे होते हैं और मैच्योर फॉलिकल एस्ट्रोजन निकाल रहे होते हैं। ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन हार्मोन महिला के अंदर यह फेज प्रारंभ कर देता है जिसका नाम प्रोलिफेरेटिव फेज होता है। और इस फेज के अंदर वापस जो एंडोमेट्रियम की सेल थी वो बनना स्टार्ट कर देती हैं, उसे प्रोलिफेरेशन बोलते हैं, और धीरे धीरे वो मोटी होने लग जाती है। और कितना mm तक हो गई है, 3 से 4 mm की हो जाती है। क्लियर है बेटा। उसके बाद तीसरी फेज आती है और यह अंतिम फेज होती है जिसका नाम सिक्रेटरी फेज होता है। इसका नाम सिक्रेटरी फेज होता है, सिक्रेटरी फेज। इसी को ही हम बोलते हैं प्रीपरेटरी फेज, प्रीपरेटरी फेज, यानी कि यह प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है आने वाले बच्चे के निडेशन के लिए। मतलब यह प्रिपरेटरी फेज होती है इम्प्लांटेशन के लिए, याद रखिएगा। इसलिए प्रिपरेटरी बोला गया है। क्यों बोला गया है इसका कारण देखिएगा, क्योंकि बिकॉज, कारण यह है बिकॉज एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो जाती है, एंडोमेट्रियम प्रिपेयर टू या फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, या आप कह सकते हो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है इसे इम्प्लांट कराने के लिए यह तैयार हो जाती है। मतलब प्रिपरेटरी इसलिए बोलता है, इस तैयारी करती है कि अब बहुत जल्दी ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा वो और जाइगोट बनेगा और यूट्रस में आगे चिपकेगा, इसलिए दीवारें वापस मोटी होनी स्टार्ट कर देती हैं इस समय पर। इसके लिए कौन इंपॉर्टेंट कारण होगा, इसका मेन कोज क्या होता है, मेन खोज क्या होगा, तो इसका मेन कोज 2 होते हैं। इसमें 2 बॉडी में हार्मोन परिवर्तित हो रहे हैं। पहला हार्मोन होता है जो जिम्मेदार होगा, उसका नाम होगा इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, मोस्टली यही होता है। इसके अलावा दूसरा होता है इंक्रीज एस्ट्रोजन। मतलब इस फेज के दौरान महिला की बॉडी में दोनों हार्मोन बढ़ रहे होते हैं, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरॉन भी। क्योंकि यह जो फेज होती है उसका समय अवधि क्या होता है, याद रखिएगा। इस फेज की समय अवधि जो ड्यूरेशन होती है वह होती है 15 से लेकर 28 दिन की। क्लियर। 6 से लेकर 14 दिन तक कौन सी फेज चल रही थी, तो याद रखिएगा उस समय प्रोलिफेरेटरी फेज चल रही थी। 1 से लेकर 5 दिन तक ब्लडिंग फेज चल रही होती है और 15 से 28 दिन के दौरान कौन सी फेज चल रही होती है तुम्हारी, तो याद रखिएगा सिक्रेटरी फेज चल रही होती है। इस सिक्रेटरी फेज के दौरान, यानी यह जब सिक्रेटरी फेज चल रही है, याद रखिएगा इसी दौरान महिला की बॉडी की ओवेरी में कौन सी फेज चल रही होती है, ल्यूटियल फेज। और उस समय कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालती है। ड्यूरिंग दिस फेज ल्यूटियल फेज प्रेजेंट इन ओवेरी में ल्यूटियल फेज चल रही होती हैं एंड कार्पस ल्यूटियम रिलीज करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यानी कि इस समय महिला की बॉडी में 2 हार्मोन बढ़ रहे हैं, उनका नाम होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस समय ओवेरी में कौन सी फेज है, ल्यूटियल फेज। सेम अवधि है और ल्यूटियल फेज में दोनों हार्मोन बड़े होते हैं।
क्लियर। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि दोनों में से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम मोस्टली क्या निकालती है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन, कम मात्रा में एस्ट्रोजन निकालती है। इनका एक्शन देखिएगा, ये क्या कर रहे हैं, तो यह एक्शन देखिएगा यहाँ पर। एक्शन के अंदर जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये क्या करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है हाइपरट्रॉफी। क्या कोज करेगा, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज का बढ़ जाना, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल्स, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, कोशिकाओं की साइज बढ़ाना हाइपरट्रॉफी कहलाता है। जैसे ये एक सेल थी और इस सेल का आकृति में बड़ा हो जाना, यह प्रोसेस कहलाता है हाइपरट्रॉफी। ये कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कर रहा है। क्लियर। दूसरा हार्मोन जो बड़ा था उसका नाम क्या था बेटा जी, तो उसका नाम था एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या नाम था, एस्ट्रोजन हार्मोन, यही नाम था। क्या करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन कराएगा हाइपरप्लेजिया। क्या कराएगा बेटा जी, हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मैंने जस्ट अभी बताया आपको क्या करता है, हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है, तो मैंने बोला इसका मतलब होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, कोशिकाओं की संख्या बढ़ाना क्या कहलाता है, हाइपरप्लेजिया। जैसे यह एक सेल्स है, दो सेल हैं, तीन सेल है, चार है, और इनसे बहुत सारी सेल बन जाएं, 50 सेल बन जाएं, यानी कि यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइपरप्लेजिया। तो जब हाइपरप्लेजिया होगा और हाइपरट्रॉफी होगी, सेल की संख्या भी बढ़ रही है और सेल मोटी भी हो रही है, इसका मतलब तुम बताओ थिकनेस पे क्या परिवर्तन पड़ेगा, यूट्राइन थिकनेस में क्या होगा, तो यूट्राइन जो थिकनेस है वह यूट्राइन थिकनेस क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, यूट्राइन थिकनेस इंक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि नई नई सेल बन रही हैं तो यूट्राइन थिकनेस क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। और इस समय याद रखिएगा थिकनेस कितनी हो जाती है इस फेज में, यानी कि जब यह फेज चल रही होती है, ख़त्म हो चुकी होती है, एंड हो जाता है, उस समय थिकनेस ऑफ एंडोमीट्रियम, आपकी जो एंडोमीट्रियम है उसकी थिकनेस बेटा जी लगभग हो जाती है पुनः उसी के समान जैसे पहले था, 5 से 6 mm, पुनः वापस नॉर्मल हो जाता है। यह नॉर्मल थिकनेस भी यही होती है, इसीलिए इसे प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है। मतलब जो कुछ बदलाव हुआ था वो वापस नॉर्मल हो जाता है, यूट्रस की दीवार वापस मोटी हो चुकी है और वैसे के वैसे हो चुकी है जैसे पहले यूट्रस था, यानी यूट्रस बिल्कुल ऐसा हो जाता है पहले के समान, और इसे ही हम प्रिपरेटरी फेज कह रहे हैं। आपकी प्रोलिफरेटरी फेज बीच वाली थी और प्रिपरेटरी फेज लास्ट वाली है। बीच वाली में बड़ी है लेकिन पूरी तरीके से नहीं बढ़ पाती है, थोड़ी सी वृद्धि होती है, और इस फेज में आते आते यूट्रस की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल पहले के समान हो गई हैं और यूट्रस अब तैयार है एक नए बच्चे का इम्प्लांटेशन करने के लिए, इसीलिए इसे प्रिपरेटरी फेज कहा जाता है। इस समय इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है और लगभग 5 से 6 mm की हो चुकी है। वापस यूट्रस तैयार हो चुका है कि यहाँ बच्चा आए और इम्प्लांटेशन हो जाए और नॉर्मल जो कार्य है यूट्रस का वो संपन्न हो जाए। इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा जी, हम बोलेंगे इसका नाम क्या होता है, प्रीपरेटरी फेज। इसी के साथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की सभी फेजें समाप्त होती हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण फेज थी मैंने सारी तुम्हें बताई कि कौन सी फेज होती है जो यूट्रस में चलती है, कौन सी फेज होती है वो ओवेरी में चलती है। इन सभी फेजों का विवरण हमने दिया है और 2 फेजेस मैंने तुम्हें पढ़ाई हैं। 2 फेज कहाँ चल रही थी, तो मैंने बताया कि 2 फेज चल रही थी तुम्हारी
ओवेरी में और 3 फेज चल रही थी यूट्रस में। ओवेरी में 2 फेज चलती हैं, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, और तुम्हारे यूट्रस में चलती हैं 3 फेज, उसमें पहला ब्लीडिंग फेज, दूसरी प्रिपरेटरी फेज और तीसरी सिक्रेटरी फेज। क्लियर है बेटा? चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, और यह पॉइंट हम बात करेंगे, दिस इज नोन एज हार्मोनल चेंजेज। कौन कौन सा हार्मोनल चेंज हुआ है? वैसे मैंने इसको आपको अलग अलग पढ़ाया है, फिर भी मैं एक सीक्वेंस में तुम्हें बता देता हूं। हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग फेजेस, हर फेज में क्या हार्मोन में परिवर्तन हुआ है उसका विवरण इसमें मिलेगा, कौन सी फेज और कौन सा हार्मोन। क्लियर? तो सबसे पहले देखिएगा, आपका पहली फेज बेटा थी, वह थी फॉलिकुलर फेज। कौन सी फेज थी? फॉलिकुलर फेज। यह फॉलिकुलर फेज जब थी उसका कारण क्या था? तो याद रखिएगा, इसका मेन कारण होता है इंक्रीज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बढ़ना मेन कारण बनता है तुम्हारे किसका? तो याद रखिएगा, ये मेन कारण होता है तुम्हारे किसका? तुम्हारा जवाब होगा, ये मेन कारण बनता है आपके किस चीज का? दैट इज नोन एज फॉलिकुलर फेज। क्लियर? यानी फॉलिकुलर फेज का मेन कारण यही होता है। दूसरा फेज तुम्हारी होती है, सेकंड फेज है बेटा जी, फॉलिकुलर फेज के बाद में दूसरी आती है ओवुलेशन। ओवुलेशन करवाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो तुम्हारा जवाब होगा इंक्रीज LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर? उसके बाद तीसरी फेज होती है, उसका नाम है ल्यूटियल फेज, और ल्यूटियल फेज के अंदर कौन सा हार्मोन बड़ा होता है? तो याद रखिएगा, इसमें दोनों हार्मोन बढ़ते हैं, एस्ट्रोजन भी बढ़ता है और प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ता है। दोनों हार्मोनों का लेवल बड़ा होता है, इंक्रीज एस्ट्रोजन और इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसके बाद में आपकी चौथी फेज होती है, और उस फेज का नाम है ब्लीडिंग फेज। यह बेटा जी याद रखिएगा, ये जो तीनों फेज मैंने बोली है ना, ये तीनों फेज कहाँ चलती हैं? तो तुम्हारा जवाब होगा ओवेरी में। ये तीनों की तीनों फेज कहाँ चलती हैं? ओवेरी में चलती हैं। इसके अलावा आपकी फोर्थ नंबर की जो फेज है, चौथे नंबर की जो फेज होती है, वह कहाँ संपन्न होती है? याद रखिएगा, यह चौथे नंबर की जो तुम्हारी फेज है, यह संपन्न होती है और उसका नाम होता है ब्लीडिंग फेज। इसे हम कह रहे हैं ब्लीडिंग फेज। और ब्लीडिंग फेज होता है, उसका कारण होता है डिक्रीज एस्ट्रोजन। इस समय महिला की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन घट जाता है। घटा हुआ एस्ट्रोजन हार्मोन ही ब्लीडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर? पांचवी फेज का नाम होता है बेटा जी, दैट इज नोन एज सीक्रेटरी या प्रोलिफरेटरी। तो जवाब होगा प्रोलिफरेटिव फेज। जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है, इसका मेन कारण होता है इंक्रीज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन की वृद्धि हो जाना इसका कारण बनता है। और सबसे लास्ट और अंतिम छठे नंबर की जो फेज होती है, वह सीक्रेटरी फेज होती है। और सीक्रेटरी फेज का मेन कारण होता है दोनों का लेवल बढ़ जाना, इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन बड़े होते हैं। और ये जो तीनों फेज है बेटा जी, ये तीनों फेज कहाँ होती हैं? यूट्रस में संपन्न होती हैं। ऐसे टोटल कितनी फेजेस होती हैं? तो टोटल 6 फेज होती हैं। टोटल 6 फेजेस हैं जो हमें देखने को मिलेगी। कब? तो तुम्हारा जवाब होगा, ये 6 फेज तुम्हें देखने को मिलेंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 6 टोटल फेजेस होती हैं, और इन 6 फेजेस में
3 फेज ओवेरी में, मतलब 3 ओवुलेशन बेसिकली ल्यूटियल फेज में ही होता है। मतलब ये जो फेजेस हैं, यह लाइन का ऊपर यह ओवेरी में संपन्न हो रहा होता है और लाइन के नीचे वाला यूट्रस में संपन्न हो रहा होता है। ब्लडिंग और प्रोलिफेरेटरी और सिक्रेटरी यूट्रस में, फॉलिकुलर और ल्यूटियल फेज तुम्हारे ओवेरी में। ऐसे 5 फेजेज होती हैं। हर फेज में कौन सा हार्मोन में परिवर्तन होगा मैंने तुम्हें एक सारांश या समरी के रूप में बता दिया है। याद रखिएगा, इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज। नॉर्मल पढ़ने के बाद हम इसकी बीमारियों का अध्ययन भी करेंगे। इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी। मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी, मेंसेस की क्या क्या बीमारियां होती हैं। व्हाट आर द मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज, मेंसेस की क्या क्या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती हैं। उसमें सबसे पहला होता है बेटा एमेनोरिया। क्या होता है? एमेनोरिया। सबसे पहला होता है एमेनोरिया, और एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा होता है दैट इज नॉन एज योर डिसमेनोरिया। दूसरा डिसऑर्डर होता है डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया। और डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी दर्द के सहित पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंसेस में दर्द होना कहलाता है डिसमेनोरिया। क्या कहलाता है? डिसमेनोरिया। तीसरा होता है बेटा जी दैट इज नोन एज हाइपरमेनोरिया। हाइपरमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया। इसी हाइपरमेनोरिया को बोलते हैं मीनोरेजिया। इसी का नाम होता है मीनोरेजिया, मीनोरेजिया। और इसका मतलब है हाइपरमेनोरिया का मतलब होता है इंक्रीज या इंक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, इंक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। यानी जो ब्लड का लॉस हो रहा होता है मेंस्ट्रुअल में, अगर उसका अमाउंट ग्रेटर देन 80 ml हो जाए, 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस अगर हो रहा हो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हम उसे बोलेंगे हाइपरमेनोरिया या मीनोरेजिया। हाइपरमेनोरिया या मीनोरेजिया। या तो ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा हो, या एक चीज़ और यहाँ बोलते हैं ड्यूरेशन। अगर ग्रेटर देन 7 डेज, 7 दिन से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा हो, ब्लडिंग फेज 7 दिन से ज़्यादा चल रही हो, तो भी बेटा उसे हाइपरमेनोरिया या मीनोरेजिया कहा जाता है। सबसे पहले मैंने बोला एमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तीसरा हाइपरमेनोरिया या मीनोरेजिया, जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है या इसके अलावा ज़्यादा समय तक ब्लड लॉस होए, 7 दिन से ज़्यादा ब्लडिंग चल रही हो, या 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा हो, हम उसे क्या कह देंगे बेटा? हाइपरमेनोरिया कह देंगे। क्या कह देंगे? हाइपरमेनोरिया। 4th नंबर पर तुम्हारा आता है दैट इज नोन एज हाइपरमेनोरिया के बाद में हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया का मतलब होता है कि आपका जो ब्लड लॉस है वो कम हो जाए, यानी कि लेस ब्लड लॉस, लेस अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। अगर ब्लड लॉस जो है वह कम हो रहा है, कम मात्रा में ब्लड निकले, तो हम उसे बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। और कम का मतलब यहाँ लिया गया है लेस देन 20 ml। अगर 20 ml से कम ब्लड लॉस होता है तो वह हाइपोमेनोरिया कहलाती है। कई बार इसको ऐसा भी बोलते हैं कि लेस ड्यूरेशन। अगर कम ड्यूरेशन के लिए ब्लड लॉस हो, कम दिनों के लिए ब्लड लॉस हो, जैसे लेस देन 2 डेज, यानी 2 दिन से कम ब्लडिंग हो रही हो महिला में, उसे भी हम हाइपोमेनोरिया के नाम से ही जानते हैं। क्लियर? हाइपोमेनोरिया का मतलब कम और हाइपरमेनोरिया का मतलब ज़्यादा होता है। क्लियर? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है बेटा जी 5वें नंबर का डिसऑर्डर
जिसे हम कह रहे हैं पॉलीमेनोरिया, इसे हम बोलते हैं पॉलीमेनोरिया, उसका नाम होता है पॉलीमेनोरिया। और पॉलीमेनोरिया का मतलब इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसी ही को ही बोलते हैं एपीमेनोरिया, एपीमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया या एपीमेनोरिया, जिसका मतलब होता है कि टोटल मेंसेस का संख्या बढ़ जाना, इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ मेंसेस, टोटल नंबर ऑफ मेंसेस, टोटल नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ए ईयर। एक साल में जो मेंस्ट्रुअल नॉर्मल 13 बनते हैं उनसे ज़्यादा हो जाना पॉलीमेनोरिया कहलाता है। मतलब अगर महिला के अंदर एक साल में 13 से ज़्यादा, क्लियर, ग्रेटर देन 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ईयर, एक महिला में अगर 13 से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं, यह पॉलीमेनोरिया कहलाता है। और इसका कारण क्या होता है पॉलीमेनोरिया का? यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है, यानी कि जो ड्यूरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल की रहेगी, समय अवधि रहती है, वह हो जाती है लेस देन 21 दिन। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन से कम समय पे आ रहा हो और टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ गए हो, हम उसे बोल देते हैं पॉलीमेनोरिया या एपीमेनोरिया कह देंगे। क्लियर? इसके अलावा एक होता है ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का मतलब होता है कि जो मेंसेस के टोटल नंबर्स हैं उनका घट जाना, डिक्रीज द टोटल नंबर ऑफ मेंसेस, टोटल नंबर ऑफ मेंसेस, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ए ईयर। एक साल में मेंस्ट्रुअल्स की संख्या कम हो जाना और उसके का अमाउंट है लेस देन 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ईयर। एक साल में 13 से कम मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं, ओलिगोमेनोरिया कहलाएगा। और इसका कारण क्या होता है तो मैं बोलूँगा ड्यू टू इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी समय अवधि का बढ़ जाना, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ड्यूरेशन ग्रेटर देन 35 दिन चली जाए। मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन से ज़्यादा समय पर आ रहा हो तो उसे ओलिगोमेनोरिया कह देते हैं। क्लियर? यानी टोटल मेंसेस तो घट रहे हैं लेकिन ड्यूरेशन बढ़ रही है। भाई एक तो 21 दिन पर ही आए तो संख्या कम हो जाएगी, जल्दी जल्दी आने लगेगा तो टोटल मेंसेस बढ़ जाएंगे साल में। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन पर आ रहा है तो टोटल मेंसेस घट जाएंगे साल में। तो नॉर्मल एक 28 दिन मानते हैं तो लगभग हम बोलते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें हम 28 का भाग लगाएंगे तो लगभग 13 के आसपास मेंसेस आने चाहिए। अगर 13 से ज़्यादा जा रहा है इसका मतलब पॉलीमेनोरिया हो गया, 13 से कम आ रहा है इसका मतलब ओलिगोमेनोरिया हो गया है। इसके अलावा एक होता है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस के नाम से हम इसे जानते हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसमें प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में याद रखिएगा यह साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होता है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होता है, इट इज ए साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। और याद रखिएगा क्या होगा इसमें तो यह पेनफुल ल्यूटियल फेज होती है, यहाँ पेनफुल ल्यूटियल फेज, डिसमेनोरिया नहीं है। डिसमेनोरिया में ब्लडिंग फेज पेनफुल होती है, ब्लडिंग होते समय दर्द होता है और इसमें ब्लडिंग से पहले दर्द होता है ल्यूटियल फेज में, इसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कह देते हैं। इसके अलावा एक होता है मेट्रोरेजिया, 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 मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया का मतलब होता है कि अगर मेंसेस जो है ए साइक्लिकल हो जाए, क्लियर, ए साइक्लिक काउंटेबल मेंस्ट्रुअल्स, मतलब तुम गिन तो सकते हो ए साइक्लिक काउंटेबल
एसाइक्लिक काउंटेबल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंसेस साइकिल को गिन तो पा रहे हैं लेकिन एसाइक्लिक हो गया है, कभी ज़्यादा कभी कम समय अवधि परिवर्तित हो रही है, ऐसा कहलाता है मेट्रोरेजिया। और एक होता है बेटा मीनोमेट्रोरेजिया, मीनोमेट्रोरेजिया, मीनोमेट्रोरेजिया। मीनोमेट्रोरेजिया का मतलब होता है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल एसाइक्लिक और अनकाउंटेबल हो जाए, गिनी नहीं सके, मतलब यह एसाइक्लिक भी है, एसाइक्लिक और अनकाउंटेबल, आप महिला में ये काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, अनकाउंटेबल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए तो उसे हम बोलते हैं मीनोमेट्रोरेजिया। मतलब हम ये अनुमान ही नहीं लगा पाते हैं कि कौन सी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, ऐसा हो जाना क्या लाता है मीनोमेट्रोरेजिया। क्लियर है बेटा जी? मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बताई हैं कि कौन सा मेंस डिसऑर्डर क्या होता है और इसका बेसिक मतलब क्या होगा। क्लियर? तो मेंसेस एबनॉर्मलिटीज में एमेनोरिया है,